देखना, ठीक है, कर दिया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक, अपन को जो रिडक्शन मेथड अपन लिख रहे थे उसमें मेटल ऑक्साइड को राइट ना रिड्यूस करने वाली बात कर रहे थे अपन, जिससे कि हमको इम्प्योर मेटल मिल जाए, वो बात कर रहे थे, दैट इज स्मेल्टिंग और रिडक्शन। उसमें हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था कार्बन रिडक्शन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, जिसमें एलिंगम डायग्राम पढ़ा अपन ने। सेम कंसेप्ट से एलिंगम डायग्राम में अपन को सल्फाइड का भी के लिए भी बना सकते हैं एलिंगम डायग्राम, और क्लोराइड के लिए भी बना सकते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, कौन किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है वो डिपेंड करता है उसके डेल्टा जी नॉट पे। डेल्टा जी नॉट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। जैसे ऑक्साइड की है वैसे अपन क्लोराइड या सल्फाइड जिसके लिए भी आप एलिंगम डायग्राम बनाओगे बना सकते हैं। बट मेटल ऑक्साइड्स मोस्ट इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, दैट्स व्हाई हमने एलिंगम डायग्राम मेटल ऑक्साइड के ऊपर। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन में विल राइट दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल ऑक्साइड इन देयर फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट। अपन को पता है किसमें फ्यूज्ड करना होता है किसमें एक्वस करना होता है। वो एसआरपी वैल्यू पर डिपेंड करता है, जिसका एसआरपी वैल्यू वाटर से कम होगा उनमें अपन को फ्यूज स्टेट लेना होता है, और जिनका एसआरपी वैल्यू वाटर से ज्यादा होता है उनको एक्वस स्टेट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पेपर ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भाई हम डेल्टा जी नॉट से कैलकुलेट करेंगे माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल लिखेंगे। सो वी नो दैट अगर ई नॉट ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन जीरो देन डेल्टा जी नॉट इज लेस देन जीरो, राइट ना। और ई नॉट ऑफ द सेल ग्रेटर देन जीरो कब होता है, जब मेटल ऑफ हायर एसआरपी वैल्यू इज रिड्यूस्ड बाय द मेटल विद लोअर एसआरपी वैल्यू। तो मैंने आपको कल एग्जांपल भी बताया था एक कि भाई मेटल आइन विद हायर एसआरपी वैल्यू इज रिड्यूस्ड विद द मेटल विद लोअर एसआरपी वैल्यू। जिनकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होती है उनके मेटल आइन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, और इनका लूज करने का टेंडेंसी, तो दिस विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो इसमें तो अपन कहेंगे एसआरपी वैल्यू, इसका एसआरपी वैल्यू तो पॉजिटिव होता है और इसका एसआरपी वैल्यू नेगेटिव। तो अपन को पता है कि भाई इसमें एसआरपी वैल्यू होगा, तो द एक्वस सॉल्यूशन containing copper ion is electrolyzed, ठीक है। अब अगर अपन कॉपर आयन को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से कॉपर डिपॉजिट होगा और आयरन जो होगा इट विल बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, वो अपन को पता है, वो सारा पार्ट अपन को पता है। समटाइम्स व्हाट हैपन, समटाइम्स some other salts are added to increase the conductivity of oxide conductivity and lowers the melting point of oxides, the melting point of oxide। वैसे अगर हमको वैसे भी अगर बताया जाए कि कभी इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं फ्यूज्ड स्टेट में और उसमें कोई दूसरा सॉल्ट भी आप ऐड कर रहे हो, तो उसका एक ही रीजन होता है, आप उस ऑक्साइड का कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो और मेल्टिंग पॉइंट कम कर रहे हो, वो हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में जनरली मॉल्टन स्टेट होता है, अगर आप कोई दूसरा सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, या तो आप मेल्टिंग पॉइंट कम कर रहे हो या फिर आप कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हो। ये आप हमेशा अपनी तरफ से बता सकते हो, कोई भी ऑप्शन में है ये तो अपन को टिक कर ही देना। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अब इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन मैंने उसको जनरलाइज कर दिया टर्म को, है स्टेटमेंट को। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 in presence of
Na3Al F6 that is a cryolite, है ना, cryolite and CF2 फ्लोरस्पार, ये खुद भी फ्लोराइड्स है ना, कैल्शियम या फ्लोरीन का और बता सकते हैं, राइट, यूजिंग हॉल-हेराल्ड प्रोसेस। तो हॉल-हेराल्ड प्रोसेस में अपन क्या करेंगे, इसमें इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपने लिखा हुआ है, तो एनोड जो होता है ना दैट इज ऑफ ग्रेफाइट, और जो कैथोड होता है वो स्टील का बना होता है, स्टील का बना होगा, राइट। तो ये एनोड कैथोड होते हैं। अब अपन को एक बात पता है कि भाई अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो एक तो अपना ओवरऑल रिएक्शन अपन ऐसे बता सकते हैं उसमें कि भाई Al2O3 है और ग्रेफाइट तो अपन को दिख ही रहा है, तो अपन क्या बना देंगे, Al ट्वाइस प्लस इसको अपन लिखेंगे थ्राइस ऑफ CO2, तो इसको ट्वाइस कर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो अपन को CO2 मिल जाएगा। तो कितना चाहिए अपन को, 3 कार्बन चाहिए ना, ये 6 हो जाएगा, मैंने 3 CO2 लिख लिया। ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अपन को ये वाला पार्ट अपन ने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सी सेक्शन में ये तो करना है, ये वाला सेम रिएक्शन जिसमें अपन को डेल्टा जी वाला फॉर्मूला यूज करना था और एन का वैल्यू अपन ने 12 लिया था, वहां पर अपन ने ऐसे किया था, एक एल्यूमिनियम से 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से आएगा, तो 4 मोल एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन से आएगा, 12, तो अपन ने यहाँ पर 12 लेके अपन को उस क्वेश्चन में डेल्टा जी गिवन था, अपन ने ई नॉट बताया था इसका कितना होगा। अपन कहेंगे ठीक है भाई, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए भाई, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है वो देखना है। अपन कहेंगे मॉल्टन स्टेट में, जो मॉल्टन स्टेट में ये होगा तो एल्यूमिनियम विल बी, ये मॉल्टन स्टेट में अपन को मिलेगा दिस एंड दिस इन मॉल्टन स्टेट, ठीक है ना। मॉल्टन स्टेट में अपने पास क्या क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस कैटाइन होगा और एनाइन अपने पास क्या होगा, O-2, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कैथोड में, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना देगा, एल्यूमिनियम बना देगा। मतलब अपन को ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि भाई आप इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हो, आपको एल्यूमिनियम 3 प्लस है और है ना O-2 है, और यहाँ पर आपने एनोड कैथोड लगाना है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, इधर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, इधर ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा, ये आपने बता रखा है, मुझे ग्रेफाइट ले रखा है आपने, और वो मुझे आपने ले रखा है ये स्टील कैथोड है, ये आपने बता रखा है। वो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्या पर जरूरत है बनाने की, बट आप स्कूल में थोड़ा और अच्छा डायग्राम बना सकते हो। तो अपन कहेंगे एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट दी स्टील कैथोड, जो अपन का स्टील से बना होता है उस पर ये डिपॉजिट हो जाएगा एल्यूमिनियम एज अ सॉलिड, और ऑक्सीजन जो होगा O-2 जो अपने पास है वो दैट विल रिएक्ट विद द कार्बन ग्रेफाइट, जो कार्बन ग्रेफाइट होगा ना उससे रिएक्ट करेगा, ये कार्बन ग्रेफाइट से रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड वापस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, फिर O2 के साथ CO के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है अपने पास, CO2 बना सकता है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को ही प्रोडक्ट बताएंगे, ये भी आएगा ये भी आएगा, दोनों प्रोडक्ट आएंगे भाई। अगर मान लो ये थोड़ा ही रिएक्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और रिएक्ट किया एक्सेस में तो CO2 बनेगा, तो दोनों ही बताएंगे। तो अगर अपन से क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ क्या बनेगा, तो अपन कहेंगे दोनों बनेंगे। ये अपने पास सेल रिएक्शन है, ये अपना ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन में अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई यहां पर इसमें फिर जो एल्यूमिनियम बनेगा अपने पास उसमें इंप्योरिटीज भी होंगे, क्या इंप्योरिटीज होंगे, तो अपन कहेंगे इसमें से ना, क्योंकि ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं ना अपन, थोड़ा बहुत तो कार्बन गिर ही जाएगा उसमें, सर इसके अंदर कार्बन गिरेगा, फिर अपन कहेंगे थोड़ा बहुत तो ऑक्साइड बन ही जाएगा, रीजन क्योंकि इतना अच्छे से अगर क्लोजली पैक नहीं है तो थोड़ा भी ऑक्सीजन आया तो एल्यूमिनियम में थोड़ा बहुत तो ऑक्साइड एज अ इम्प्योरिटी रह ही जाएगा, राइट। तो उस टाइप से अपन इसमें थोड़ा सा इम्प्योर एल्यूमिनियम बता सकते हैं इसमें कि क्या क्या हो सकता है, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे उसमें, उसके साथ साथ अपन बताते हैं कि भाई उसमें थोड़ा बहुत कार्बन ऐसा इम्प्योरिटी रह जाएगा।
अब जो अपन ने स्टील रॉड यूज किया तो एल्यूमिनियम का तो मेल्टिंग पॉइंट स्टील से काफी कम होता है, तो बाद में अपन इसको निकाल के और इसको हीट करके तो एल्यूमिनियम मेल्ट होके बाहर आ जाएगा। अदरवाइज अपन प्योरिफिकेशन के दूसरे मेथड भी होते हैं, वो अपन रिफाइनिंग में देखेंगे। अब इस मेथड में क्या होता है, फॉर ईच केजी ऑफ एल्यूमिनियम अराउंड 0.5 kg ऑफ ग्रेफाइट इज यूज्ड। क्या होगा, ग्रेफाइट इज यूज्ड। इसका मतलब मुझे बार बार एनोड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 kg एल्यूमिनियम बनेगा तो हाफ kg ये भी डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा काम करता है, तो वो बार बार चेंज होगा। तो अपन को वहां पर क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पर एक और बात होगी, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर यूज करेंगे वो बहुत हाई होता है। द टेम्परेचर यूज्ड टू मेल्ट, भाई अगर मोल्टन स्टेट में लेना है टू मेल्ट दैट इज एल्यूमिनियम ना, Al2O3 is very high, is very high, है ना। बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी लो। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, काफी कम होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al इज लो। तो अपन को प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब अपन इसे हीट करेंगे मेल्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर इसको मेल्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। उतना एनर्जी दोगे तो जो मेटल इस पे डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो तो वेपराइज हो जाएगा भाई। वो डिपॉजिट कैसे होगा, उधर डिपॉजिट हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन था और फिर उससे निकल के वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो फिर मेटल को डिपॉजिट कैसे करेंगे इस पे, क्यों, क्योंकि Al2O3 को Al3+ और O-2 में कन्वर्ट करने के लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए। आपने बताया था थर्माइट प्रोसेस में कि Al2O3 बनता है तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है। तो फिर यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि भाई ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब इसको मेल्टेड फॉर्म में रखने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है और जबकि Al2O3 को मोल्टन स्टेट में रखने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें कुछ ऐसा कंपाउंड ऐड कर देते हैं जो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दे और कंडक्टिविटी बढ़ा दे। तो क्रायोलाइट ऐसे कंपाउंड होता है जो इसके कंडक्टिविटी को क्या करेगा, क्रायोलाइट इसके मतलब क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, वेरएज इसमें CF2 अपन फ्लोरस्पार यूज करेंगे टू, इसमें ना अपन ने लिखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AlCl3 is carried out in cryolite and CF2 that is fluorspar। फ्लोरस्पार क्या करेगा, कंडक्ट, वैसे तो दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, दोनों का अपन कहेंगे दोनों ही आयनिक कंपाउंड है तो दोनों से कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। बट स्पेसिफिकली अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं कि क्रायोलाइट का रोल जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए ज्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए ज्यादा होता है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई देखो अपने पास ना, अब अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होगा Al2O3 का, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि अगर एल्यूमिनियम एज अ मेटल उस पर डिपॉजिट होगा तो वो वेपराइज हो जाएगा उतना टेम्परेचर पे, क्योंकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट उतना तो नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, Na3, ये क्रायोलाइट क्रायोलाइट को जनरली ऐड करते हैं टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, और अपन कहते हैं CF2 को अपन ऐड करते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। लेकिन अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये भी आयनिक कंपाउंड ही तो है भाई। अगर देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, अपन ने तो उसमें नाम भी उसका लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्रायोलाइट का, है ना। तो अपन क्या करेंगे, तो वेरी हाई, सो Na3AlF6 is used to lower the melting point, and CaF2 to increase the conductivity। भाई ये मेल्टेड फॉर्म में है तो इनमें अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा होगा पॉजिटिव नेगेटिव में, तो अपन इसमें क्या करते हैं CF2 का ऐड करेंगे टू इंक्रीज द कंडक्ट, अपन कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे।
राइट। तो ये इससे अपन को मिल जाएगा, मतलब व्हाट वुड बी द, ठीक है, इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो इस टाइप से अपन इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड वी कैन से दैट इससे अपन को एल्यूमिनियम स्टील मिलेगा और वो ऑलमोस्ट प्योर ही होगा। अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट कम कर ले तो डिपॉजिट होगा। इवन ग्रेफाइट भी अगर गिरेगा तो नीचे गिरेगा, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी हो सकता है, अदरवाइज वी कैन गेट द राइट। लेकिन इसका प्योर मतलब इसमें ग्रेफाइट होने की वजह से थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड और इनर्ट है, तो वो एल्यूमिनियम में हो सकता है वहां पर रहे, क्योंकि टेम्परेचर भी अपन को काफी ज्यादा रखना पड़ेगा मेल्टेड फॉर्म में रखने। तो इसका प्यूरिफिकेशन जनरली फिर अपन हुप्स प्रोसेस से करते हैं, वो मैं बताऊंगा, रिफाइनिंग में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अपन को पता चल गया। दूसरा अपन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में ही लिख सकते हैं, दैट इज अपन ने जो लिखा था भाई, इसी का बेसिस पे जो अपन ने एग्जांपल लिखा था वो एग्जांपल अपन इसमें लिख सकते हैं, दैट इज है ना। एक तो अपन लिख सकते हैं क्या, अनदर एग्जांपल नंबर 2 लिख सकते हैं अपन, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ low grade copper, low grade copper by Fe or concentrated H2 Fe और H2 से अपने लिखा, ये अपन ने पहले लिखा हुआ है, मैंने लीचिंग में आपको बताया होगा, तो मैं फिर से बताने की जरूरत नहीं है। फिर अपन इसमें ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कर सकते हैं, अपन इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी बता सकते हैं। एग्जांपल 3 देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो मेथड अपन यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, दैट इज फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड फॉर नॉन मेटल्स, जनरली अपन ये नॉन मेटल्स के लिए, तो इसमें अपन क्लोरीन के लिए ले लेते हैं एग्जांपल फॉर क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए अपन क्या करेंगे, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, prepared by electrolysis of brine solution, aqueous brine solution। वैसे brine solution भी लिखता है तब भी अपन को पता है कि वो aqueous solution of NaCl को अपन brine solution बोलते है ना। aqueous solution of NaCl is called the brine solution, ठीक है। तो aqueous solution of NaCl is called the brine solution, we already know that। अगर आप electrolysis करोगे NaCl का, तो electrolysis of NaCl में अपन क्या बताएंगे, अपने पास NaCl solution है, एक्वस सॉल्यूशन तो अपने पास अपन को अच्छे से पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मेरे पास Na पॉजिटिव होगा, H2O होगा और Cl माइनस साइड होगा। यहाँ तो H2O का रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर Cl2, यहाँ पर Cl2 लिबरेट होगा, यहाँ पर H2 लिबरेट होगा, ये रिएक्शन होता है। तो जनरली अपन क्या करते हैं, पहले कैथोड रिएक्शन लिखते हैं, फिर एनोड रिएक्शन लिखते हैं। कैथोड रिएक्शन जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो भी वाटर, वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो OH माइनस साइन बनेगा और H2 लिबरेट करेगा, वेरी गुड, राइट लाइक दिस, है ना, ये बैलेंस होता है। दूसरा अपन क्लोरीन के लिए लिख सकते हैं, दैट इज एनोड रिएक्शन। तो एनोड रिएक्शन जो होगा दैट विल बी Cl2, Cl माइनस होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अपने पास जो सेल रिएक्शन होगा वो अपन सेल रिएक्शन लिख सकते हैं भाई, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। अब अपन को ऐसे लग रहा है कि आप पूरा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें यूज कर रहे हो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पढ़ा वही तो बता रहे हो आप इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो सारा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है, और इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट तो अपन डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे दैट इज Cl2 प्लस H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, ये सेल रिएक्शन, ये क्लोरीन का प्रिपरेशन। अब इस सेल का जो E नॉट आता है ना, E नॉट ऑफ द सेल इज माइनस 2.2 वोल्ट, ये E नॉट। तो अगर E नॉट, ऑब्वियसली बात है, सिंस E नॉट ऑफ द सेल है ना, E नॉट ऑफ द सेल इज नेगेटिव, then delta G naught will be positive. So preparation of this is an endothermic process। बता सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है क्लोरीन के प्रिपरेशन में यूज करते हैं, बट इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अपन यहां से क्या करेंगे, अपन यहां से एक्सटर्नल ईएमएफ देंगे विच इज ग्रेटर देन 2.2, वो थोड़ा सा अपने पढ़ा ना, ओवर वोल्टेज, और ओवर वोल्टेज तो वैसे भी अपन क्लोरीन के लिए बोलते हैं, तो थोड़ा सा ओवर वोल्टेज होता है,
तो अपन कहते हैं जो एक्सटर्नल ईएमएफ हमें गिवन होगा, जो देना पड़ेगा हमें वो ये होगा। और डेल्टा जी बता सकते हैं, शुड बी पॉजिटिव। कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके बता सकते हैं, एनएपी लेके पॉजिटिव आएगा और एन का वैल्यू 2 है तो अपन बता सकते हैं। ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन था एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस था। नेक्स्ट वी कैन राइट इज फोर्थ मेथड वी कैन राइट। अब अपन लिखेंगे जैसे अपन राइट दैट डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में तो ऑलरेडी वी हैव रिटन दैट कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है, या डबल डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप बोलना चाहो आप बोल सकते हो। वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलेंगे। क्वाइटेसो डिस्प्लेसमेंट बिकॉज आप उसमें क्या करते हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया तो है इसमें, भाई कॉपर को आपने किससे डिस्प्लेस किया, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सो मेटल विथ लोअर एसआरपी है ना, डिस्प्लेस मेटलाइन विथ metal with higher SRP from its salt solution, with higher SRP from its solution, from its salt solution, from its salt solution। तो इसको तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी नो दैट अपन ने ये भी लिखा था व्हाट इज रिडक्शन विथ H2, विथ H2। तो अपन को पता है ऑल मेटलाइंस विथ हायर, अपन लिख सकते हैं SRP ग्रेटर देन 0, SRP ग्रेटर देन 0, क्योंकि उन सब का H प्लस साइन का SRP उन सब से कम होगा। तो इन सब का मेटलाइन जिनका SRP ग्रेटर देन 0 होगा, इनको अगर अपन H2 से रिएक्ट करेंगे तो दे विल गेट कन्वर्ट इनटू मेटल एंड H प्लस, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, अपन ने लिखा हुआ है। और राइट, ओवर वोल्टेज का मतलब होता है कि भाई जैसे इसमें अपन को इक्वल टू 2.2 आ रहा है, तो ओवर वोल्टेज में अपन को पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो इतना वोल्टेज आता है। लेकिन अगर अपन क्या करेंगे, अगर हम एक्सपेरिमेंटली अपने स्कूल के लैब में करेंगे ना, तो इससे ज्यादा ही वोल्टेज देना पड़ेगा अपन को इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। व्हाइट इज सो, कभी कभी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है और एग्जैक्टली 1 मोलर हम कैसे बता पाएंगे। फिर क्या होता है कि वाटर में अपने लिखा हुआ है ना, वाटर H2O और Cl माइनस, दोनों ही केस में एसओपी वैल्यू लिखा हुआ है, राइट ना। तो Cl का एसओपी वैल्यू 1.26 है और इसका एसओपी वैल्यू 1.30 है ऐसे। तो अगर इसको डिपॉजिट करना है और इसको डिपॉजिट करना है तो हम तो इसके लिए रिएक्शन करेंगे ना, लेकिन थोड़ा ज्यादा ओवर वोल्टेज देते हैं तो होता क्या है कि ये डिपॉजिट, और दोनों ही नेगेटिव है क्योंकि एसओपी लिखा ना अपन ने, तो दोनों में नेगेटिव चार्ज था। 1.36 था और ये -1.23 था। तो होता क्या है ना दोनों में कि भाई पहले तो इसको डिपॉजिट होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हमें थोड़ा अगर ज्यादा, ये 1.3 अपन अगर थोड़ा ज्यादा वोल्टेज देंगे ना तो वाटर का भी रिएक्शन हो सकता है। इन दोनों में काफी क्लोज है ना ये वैल्यूज, इन दोनों के वैल्यूज काफी क्लोज है। अगर ये वैल्यूज बहुत क्लोज होंगे ना तो फिर दोनों का ही रिएक्शन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। क्योंकि अगर मैं कहूंगा नहीं मुझे क्लोरीन ही निकालना है, तो क्लोरीन के लिए मुझे कितना वोल्टेज देना पड़ेगा उसमें 1.23, और एग्जैक्टली 1.23 से कभी क्लोरीन लिबरेट नहीं होता है एक्सपेरिमेंटली, हमें थोड़ा ज्यादा ही देना होता है जितना एसआरपी वैल्यू होता है उससे। तभी तो मैंने अभी लिखा, वहां पर लिखा था ना कि इससे थोड़ा ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस सब जगह एक जैसी नहीं होती है ना, थोड़ा सा मैंने बताया था। और उसमें भी मैंने एनसीईआरटी में भी मैंने कहा था, एक छोटा सा बॉक्स बना के उन्होंने बीच में लिखा हुआ है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। दूसरा अपन बता सकते हैं, दैट इज द लास्ट मेथड वी कैन से दैट एंड व्हिच इज इंपॉर्टेंट आल्सो, और मैंने लिखा नहीं, दैट इज सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस जो होता है ना, वो जनरली किसके लिए होते हैं सेल्फ रिडक्शन, तो अपन कहते हैं भाई देखो, सेल्फ रिडक्शन का मतलब होता है जनरली शोन बाय सल्फेट्स।
और सल्फाइड्स में क्या होगा, जैसे अपन कहेंगे पीबीएस हो गया, CU2S हो गया, HGS हो गया, ये सेल्फ रिडक्शन शो करता है, ये सेल्फ रिडक्शन शो करता है। और मोस्टली क्या करना कि जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप एग्जांपल भी उस पर स्टिक रहना कि आपने बाकी बताया नहीं, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल, आपने मतलब हमने नहीं लिखा, आपने नहीं बताया, हमने नहीं लिखा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंपाइल भी करूंगा लास्ट में ताकि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन शो कार्बन रिडक्शन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन। हो सकता है मैंने आपको मेटल नहीं बताया, लेकिन मैं आपको कंपाइल करके बताऊं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें आपने सेल्फ प्रोडक्शन का मतलब है पीबीएस है, आपने O2 से रिएक्ट करवाया, इसको हीट किया मैंने, इसको पीबीओ बनाया और SO2 बनाया। तो अपन कहेंगे हाँ ये तो आपने बताया था रोस्टिंग प्रोसेस में। अभी अगर अपन क्या करेंगे, इसमें एक्सेस ऑफ ये डाल दो पीबीएस, तो ये क्या करेगा, ये ना इसके साथ हीट करके क्या बना देगा, पीबी प्लस फिर SO2 बना देगा। तो अपने पास क्या आ गया, SO2 प्लस ये लगाइए अपन। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये मेटल्स, ये जो पीबीएस वगैरह होते हैं, क्योंकि ये काफी लाइट भी होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इनको ना इनडायरेक्टली रेवर्बेटरी फर्नेस में कर देते हैं। मैंने बनाया था ना वैसे रेवर्बेटरी फर्नेस, और इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, तो रेवर्बेटरी फर्नेस का थोड़ा सा अपन शेप चेंज कर लेंगे, मतलब इट इज लाइक दिस। शेप चेंज करेंगे तो अपन को ऐसे मिल जाएगा, और अपन क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे स्लोप बना लेते हैं, या आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपन सॉलिड यहाँ से और डालने वाला हूँ, यहाँ से और डालने वाला हूँ, और यहाँ पर हीटिंग, ये पूरा ब्रिक से बना ऐसे। अब मैं यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट, वुड वगैरह ऐसे, तो जो फ्लेम्स होंगे ना, ऐसे जो फ्लेम्स निकलेंगे, इसको ना एक तरीके से अपन इनडायरेक्टली हीटिंग कर रहे हैं। जो फ्लेम्स होंगे वो इससे टकराएंगे और इससे बाहर निकल जाएंगे। जो फ्लेम्स है, ये फ्लेम्स है, ये फ्लेम्स है। तो ये इनडायरेक्टली हीट करेंगे, तो होगा क्या ना कि जब ये इससे टकराएंगे ना, ये और से ये फ्लेम आके ऐसे हिट करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि यहां से जो ये इनडायरेक्टली हीट हो रहा है, फ्लेम के थ्रू हीट हो रहा है, हम डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं उससे। ठीक है ना, सो इनडायरेक्टली हीटिंग विथ फ्लेम्स, विथ फ्लेम्स। जब ये हीट करेगा तो ये SO2 गैस बाहर निकलेगा, और यहां पर अपन को मेटल मिलता रहेगा। वो मेटल को अपन थोड़ा सा यहाँ पर निकाल सकते हैं ऐसे, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो अपन उन मेटल को ऐसे, फिर ये मेटल यहाँ से निकल सकता है, ये मेटल आता है इम्प्योर मेटल। तो ऐसे बता सकते हैं अपन कि इससे अपन को इम्प्योर मेटल मिल जाएगा, उसके बाद अपन प्योरिफिकेशन कर लेंगे। तो ये सल्फाइड ओर्स हैं जिनको अपन सेल्फ रिडक्शन करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ से अपन और भी डालते रहेंगे, और वहां से ही अपन को एक चिमनी बना लेंगे, या फिर जिससे SO2 निकलता रहेगा। सो डायरेक्टली अपन इसमें क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हीटिंग कर रहे हैं, सो इट इज इनडायरेक्टली हीटिंग है, सो विद द फ्लेम्स। इसको अपन कहते हैं सेल्फ रिडक्शन, मतलब ऑक्साइड बनेगा और वो ऑक्साइड फिर रिड्यूस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेल्फ रिडक्शन था। अब अपन चेक कर सकते हैं, हमने मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करने के मेथड पढ़ लिए, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन, हमने थर्माइट प्रोसेस लिखा, हमने आज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे SRP वैल्यूज है। हाइड्रोजन वाला भी अपन ने चेक किया, वो भी लो ग्रेड कॉपर में चेक करवाया था आपने। और आपने बताया अभी सेल्फ रिडक्शन बताया। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ सकते हैं रिफाइनिंग वाला पार्ट। सो फ्रॉम ऑल अबव मेथड वी गेट, फ्रॉम ऑल अबव मेथड्स वी गेट इम्प्योर मेटल। क्या मिला अपन को, इम्प्योर मेटल मिल गया। अब अपन क्या करेंगे, मेटल का प्योरिफिकेशन करेंगे भाई, क्योंकि इन सब मेथड से मुझे इम्प्योर मेटल मिल गया। अब मैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, मतलब रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात, ठीक है ना। तो मैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात करूंगा, तो मैं इसको हटाता हूं और रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात करते हैं अपन। सो रिफाइनिंग के डिफरेंट प्रोसेस अपन को पता है, फिर रिफाइनिंग लिखते हैं अपन भाई, और रिफाइनिंग में हम क्या करने वाले हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स।
ठीक है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में अपन देखेंगे क्या करना है अपन को, ठीक है, राइट। तो ये फ्लेम्स था जो अंदर मैंने लिखा हुआ है ना, फ्लेम, यहाँ पर जो फ्लेम्स होंगे ना, तो यहाँ पर ये जो है ये फ्लेम ऐसे आ रहे हैं, तो ये फ्लेम ऐसे को टकराएंगे और उसको हीट करके फिर बाहर निकलेंगे फ्लेम्स ऐसे, तो वो फ्लेम्स लिखे हुए हैं, राइट ना। वो इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए जो अपन फ्लेम कर रहे हैं, और नीचे हीटिंग एलिमेंट्स जो है अपन वुड या जो भी बर्न कर रहे होंगे कोल वगैरह वो है सब। तो ठीक है, वी गॉट इट। रिफाइनिंग की बात कर लेते हैं। तो रिफाइनिंग मतलब अब हमको प्योर मेटल की जरूरत है, तो प्योर मेटल में अपन लिखेंगे, एक तो रिफाइनिंग होता है भाई, ठीक है, डिस्टिलेशन। अब अपन कहेंगे भाई डिस्टिलेशन से रिफाइनिंग, ये तो बड़ी मतलब डिस्टिलेशन तो लिक्विड के लिए करते हैं, या तो आप मेटल की बात कर रहे हो कि मेटल का डिस्टिलेशन करूंगा मैं, तो अपन कहेंगे भाई मेटल का डिस्टिलेशन होता तो है, लेकिन वो मेटल का डिस्टिलेशन हो सकता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, जिनको मैं लिक्विड में इजीली कन्वर्ट कर पाऊं। तो अगर वो दूसरा इम्प्योरिटी को, इम्प्योरिटी हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बट द मेटल हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, 500 डिग्री से भी कम हो, सो मेटल्स which have low melting point but impurities have, बट उनमें इम्प्योरिटीज का क्या होगा, दे विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो है और इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है ना। तो अगर इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो लेट अस चेक व्हाट विल डू। तो अपन कहेंगे इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं, जिंक हो गया, मैक्सिमम 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मरकरी वो तो खुद ही लिक्विड स्टेट में ही होता है ऑलरेडी, तो उसमें क्या पता है, पहले से ही लिक्विड होता है। तो इस टाइप के मेटल के लिए ही अपन डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब दूसरा इम्प्योरिटी के साथ हीट करेंगे तो जिंक और उसका इम्प्योरिटी हीट करते हैं तो जिंक वेपराइज, ठीक। लिक्वेशन, लिक्वेशन का मतलब होगा भाई लिक्विड में कन्वर्ट करना, दैट इज लिक्विफिकेशन। लिक्वेशन मींस लिक्विफिकेशन। लिक्वेशन और लिक्विफिकेशन एक ही बात है हमारे लिए। तो अब अपन क्या करेंगे लिक्वेशन में, जैसे ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, लिक्वेशन में अपन कहेंगे उसमें क्या होगा कि भाई मेटल या इम्प्योरिटी दोनों में से किसी एक का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, दूसरे का ज्यादा होना चाहिए। तो अपन इसमें लिख देंगे भाई, जैसे इसमें अपन ने कहा कि डिस्टिलेशन करेंगे, वैसे इसमें भी लिख देंगे अपन। सो अपन लिखेंगे भाई, ऐसे एक बना लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें ठीक ही रहता है। तो अपन इसमें ऐसे बना, अपन क्या करेंगे, ऐसे बना, इसमें मेटल प्लस इम्प्योरिटी रख लेते हैं, मेटल प्लस इम्प्योरिटी, और इसको ना हीट करते हैं, इसको हीट, यहाँ पर मेटल प्लस इम्प्योरिटी, मेटल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, बट वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट बट इम्प्योरिटी हाई मेल्टिंग पॉइंट विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अपन कहेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अपन कहेंगे वहां वो मेटल है जो वेपराइज हो जाते हैं इम्प्योरिटी के कंपैरिजन में, यहाँ वेपराइज नहीं होता मेटल। मेटल क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ आ जाएगा, लिक्विड क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो यहाँ मेल्ट होगा, इम्प्योरिटी तो मेल्ट होगा नहीं, वो मेल्ट होगा तो यहाँ से फ्लो करके नीचे आएगा और अपन को प्योर मेटल मिल जाएगा, ये प्योर मेटल।
That is how the liquefaction is. Third, we can write that. दूसरा मेथड अपन लिख सकते हैं, that is called vapor phase refining. फेज रिफाइनिंग. तो वेपर फेज रिफाइनिंग का मतलब होगा वेपर फेज रिफाइनिंग में कि मेटल्स जिनके कंपाउंड्स का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लेकिन मेटल का अपना मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. मेटल which have high melting point, है ना, which have high melting point is converted into their compound which can easily vaporize, converted into compound which can easily vaporize. ठीक है ना. तो इसको अपन कहते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग. तो अपन क्या करेंगे, एक लिखते हैं अपन इसमें. एक तो मैं बता सकता हूं मॉन्स प्रोसेस फॉर निकल होता है. ठीक है. अब Na लिखो या निकल लिखो, उनको क्या फर्क पड़ता है. ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट तो काफी ज्यादा होता है निकल का, लेकिन इसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो वेपर फेज होता है, वेपर में इजीली कन्वर्ट हो जाता है. मतलब मुझे 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड ही चाहिए बस. तो ये NiCO होल 4 बना देगा. अब NiCO होल 4 अपन को पता है क्या होता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर अस है. sp3 पढ़ाई जो हमने काफी कुछ पढ़ा उसके बारे में. ठीक है. बैक बॉन्डिंग, सिनर्जी बॉन्ड सब. तो ये जो होता है ये गैसियस स्टेट में होता है. अब होता क्या है ना कि जब ये NiCO होल 4 होता है ना, तो इसको अपन को ज्यादा हीट नहीं करना होता है. इट इज 120 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको हीट कर दो तो ये क्या करेगा, Na सॉलिड में डिकम्पोज हो जाएगा प्लस 4CO वेपराइज. मतलब इतना टेम्परेचर पे ये वेपराइज हो जाएगा, इतना टेम्परेचर पे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो अपन क्या करेंगे, एक तरीके से अपन ने क्या किया कि भाई हमने Na और CO मतलब ऐसे कंटेनर ले लिया और ये कंटेनर में अपन ने Na प्लस CO को हीट करना है. और इसमें अपन को क्या करना है कि भाई एक जार ऐसे रख देना. अब एक जार अपन छोटा सा लैब में रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए अपन कह रहे हैं या दोनों को आप ऐसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसी जार में ही रख लो आप. ये एक जार, इन्वर्टेड जार लिख रहा हूं, लेकिन ये रूम भी हो सकता है, जिस रूम का रूफ होगा वो. हम इसको हीट करेंगे तो ये वेपराइज होके क्या होगा, दोनों हीट करके कैसे इधर वेपराइज होंगे दोनों NiCO होल 4, और इधर आके वो स्टिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कूलिंग होगी उनकी. ऊपर आके थोड़ी हीट कर रहे हैं, हीट तो अपन यहाँ कर रहे हैं उसको. ठीक है ना. तो यहाँ आके वो स्टिक हो जाता है, सॉलिड में है आफ्टर सब्लिमेशन. तो ये सब्लिमाइज होके वहां पर क्या हो जाएगा, सॉलिड में स्टिक हो जाएगा. अब अपन क्या करेंगे, इस जार को निकालेंगे और ऐसे फिर उसको हीट कर देंगे. हीट करेंगे तो Na तो उसी में रह जाएगा, CO गैस जैसे निकल रहा है. हो गया रिफाइनिंग. दैट इज अ मॉन्स प्रोसेस. दूसरा अपन पढ़ सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही, अपन इसमें लिख सकते हैं, दैट इज बी पॉइंट ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज वैन आर्कल मेथड. वैन आर्कल मेथड, इसमें बिल्कुल अपन क्या करेंगे, वैन आर्कल मेथड में दैट इज जनरली यूज्ड फॉर जिरकोनियम, टाइटेनियम एंड बोरॉन. इस टाइप से जो मेटल होता है ना जिनका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इस टाइप के मेटल के लिए अपन यूज करते हैं क्या, वैन आर्कल मेथड. तो अब जैसे मॉन्स प्रोसेस में अपन ने निकल का एक कंपाउंड ऐसे बनाया जो बड़ा इजीली बन गया, बिल्कुल वैसे ही हम इसमें भी करेंगे वैन आर्कल मेथड. ये भी वेपर फेज रिफाइनिंग है. तो अपन कहेंगे भाई जिरकोनियम को आयोडीन के साथ हीट करते हैं. इसके साथ हीट करेंगे तो अपन कहेंगे जिरकोनियम आयोडाइड जो बनेगा दैट इज इजीली, इसको हीट करेंगे तो दैट इज इजीली वेपराइज. तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं. जिरकोनियम आयोडाइड टेट्राआयोडाइड भी बनता है और वैसे भी बनता है. तो जिरकोनियम है तो ये सॉलिड अपन को गैसियस स्टेट में मिल गया और फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा. यहाँ पर अपन ने जिरकोनियम और आयोडीन ले लिया, आयोडीन एज अ सॉलिड. दोनों को हीट करेंगे तो जिरकोनियम आयोडाइड इजीली बच जाता है, तो वो वेपराइज होके क्योंकि वो सब्लिमाइज इजीली हो जाएगा, तो अपन ने उससे जिरकोनियम आयोडाइड बना दिया. अब क्या करेंगे, इसको ना टंगस्टन फिलामेंट पे
क्योंकि अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि जिंक अपन को आयोडीन को हटाना है इससे, और इसमें काफी स्टेबल कंपाउंड बन गया, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अच्छा खासा बॉन्ड होगा। तो हीटेड ऑन अ टंगस्टन फिलामेंट, ऑन टंगस्टन फिलामेंट, और टंगस्टन फिलामेंट पे हीट करेंगे तो देयर विल बी अराउंड 800 केल्विन बनता है ये टेम्परेचर टंगस्टन फिलामेंट का। इतना हाई टेम्परेचर पे लिखेंगे तो अपने पास टंगस्टन फिलामेंट पे जिंक होगा, और यहां से आयोडीन लिबरेट हो जाएगा। द वेपर ऑफ आयोडीन इन गैसियस स्टेट इज लिबरेटेड, ये निकल जाएगा। तो दिस इज अ वेपर फेज रिफाइनिंग। उसमें भी ऐसे ही करेंगे अपन, इन्वर्टेड जार है और उसमें जिरकोनियम और आयोडीन को हीट करेंगे। टाइटेनियम को भी कर सकते हैं, बोरॉन को भी कर सकते हैं, तो Bi3 बनेगा, Bi3 बनेगा तो अपन को बोरॉन और वो मिल सकता है। दैट इज ऑल द रिएक्शन। तो ये वेपर फेज रिफाइनिंग था। अब अपन जोन रिफाइनिंग की बात करते हैं। वेपर फेज, अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो एग्जांपल होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आप, मैं टेम्परेचर भी लिख रहा हूं तो कुछ टेम्परेचर जहां मैंने जो मेंशन किया वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राइट। जो भी चीज मैंने आपको बताया, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो एग्जांपल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। किसको किस मेथड से अपन रिफाइनिंग करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। फोर्थ वी कैन राइट दैट जोन रिफाइनिंग, ये जोन, ठीक है। अगर जोन रिफाइनिंग हम उन मेटल के लिए करेंगे जिनको हमें बहुत ज्यादा प्योरिटी में चाहिए। अब अपन कहेंगे जैसे आयरन है, हमें ज्यादा प्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, मैक्सिमम व्हीकल्स बना लेंगे। जोन रिफाइनिंग हम उनके लिए करेंगे जिनमें हाई प्योरिटी चाहिए, और बहुत ज्यादा हाई प्योरिटी हमें उन मेटल में चाहिए होता है जिनके हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो जोन रिफाइनिंग जनरली हम किसके लिए करते हैं, उन मेटल्स के लिए जिनसे हम सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। तो कहेंगे ठीक है, फिर तो मुझे पता है, आप जर्मेनियम की बात करने वाले, आप सिलिकॉन की बात करने वाले, उसी के लिए कहोगे आप जोन रिफाइनिंग, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ metals by which semiconductors are produced। तो अपन उन मेटल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, राइट ना। उस टाइप के मेटल्स के लिए अपन को ये यूज करना होता है। वी गेट very high purity of metals by this method, purity of metal by this method, of metal by this method, ठीक है भाई। इस मेथड से हमको वेरी हाई प्योरिटी ऑफ मेटल मिलेगा, चलेगा। अब जोन रिफाइनिंग में अपन क्या करेंगे, जोन रिफाइनिंग में व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है ना। तो जोन रिफाइनिंग का मतलब हो गया, हम एक मेटल रॉड ले लेंगे। अच्छा, इसमें पहले अपन ये लिख लेते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। जो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ना जोन रिफाइनिंग पर, होता है impurities are more soluble in liquid molten metal than in solid state। तो सॉलिड मेटल से ज्यादा होगा इम्प्योरिटी का, इम्प्योरिटी का जो सॉलिबिलिटी है वो सॉलिड मेटल से मॉल्टन मेटल में ज्यादा होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन मेटल्स को ना इम्प्योर, जैसे अपन ने ये ले लिया, अपन क्या करेंगे यहाँ पर इम्प्योर रॉड ले लेते हैं, दिस इज इम्प्योर रॉड, ठीक है। और इस रॉड को अपन किसी ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और उस प्लेटफॉर्म से इसको स्टिक कर देते हैं इस रॉड, और इस पे एक लगा देते हैं अपन क्या, एक मोबाइल हीटर लगा देते हैं, ऐसे ऐसे लगा देते हैं हीटर। ये हाई टेंशन हीटर हो गया, ठीक है। ये एक हाई टेंशन हीटर। अपन क्या करेंगे, मैंने एक रॉड को फिक्स कर रखा है और उस रॉड को ऐसे फिक्स कर रखा है किसी एक पार्ट से,
और उस रॉड में एक हाई टेंशन हीटर लगा दिया ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, इसके अलोंग एक हाई टेंशन हीटर को लेके जाऊंगा ऐसे। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे अपन हीटर को उधर आगे लेके जाएंगे, तो जैसे अपन कहेंगे भाई हीटर यहां से यहां आ गया, तो अपन क्या कहेंगे, यहां पर लिक्विड मेटल होगा, जहां पर हीटर होगा वहां लिक्विड मेटल होगा। तो जैसे जैसे वो हीटर आगे की तरफ बढ़ेगा ना, तो पीछे की तरफ वो सॉलिडिफाई होता जाएगा, आगे की तरफ वो लिक्विफाई होता जाएगा। तो आगे की तरफ लिक्विफाई होने से क्या होगा, तो अपन कहेंगे जैसे जैसे आप हीटर को आगे लेके जाओगे, तो इंप्यूरिटीज भी आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि उधर आगे की तरफ लिक्विड हो रहा है ना, तो इंप्यूरिटीज भी आगे आगे की तरफ जाते रहेंगे। तो जैसे जैसे ये हीटर इससे आगे की तरफ आएगा, तो इंप्यूरिटीज भी आगे भागते रहेंगे। क्यों? impurities आर मोर soluble in liquid than the solid। तो यहाँ तो वो सॉलिडिफाई होगा अगर हीटर इससे आगे जाएगा तो ये सॉलिडिफाई होगा, राइट। अब अपन ये नहीं बोल रहे कि अपने तो डायरेक्टली रॉड को पूरा लिक्विड बन जाएगा तो गिर जाएगा, वो तो अपन क्या करेंगे, उसको एक बड़े से ट्यूब में रख लेंगे कि उस ट्यूब में मेल्टिंग पॉइंट अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उस ट्यूब को अपन बाद में ओपन करके, जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा पूरा, तो अपन ओपन करके उसको देख सकते हैं। अभी अपन ने ओपन रॉड देख रहे हैं अपन, वो एक ट्यूब के अंदर भी हो सकता है कि भाई इस ट्यूब के अंदर एक छोटा ट्यूब है, उस छोटा ट्यूब जो है था, इसके अंदर वो मेटल भरा हुआ है जर्मेनियम, और फिर अपन उसे आगे ऐसा करते हैं। तो जैसे जैसे ये हीट होगा, अंदर जर्मेनियम भी हीट होगा, तो जैसे जैसे अपन उसको आगे लेके जाएंगे, तो लिक्विड जो इंप्योरिटीज होंगे वो लिक्विड में आगे आगे चलते जाएंगे, और फिर वो एक पॉइंट पे आके इंप्योरिटीज यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड इंप्योरिटीज, ये कॉन्सेंट्रेटेड इंप्योरिटीज, कॉन्सेंट्रेटेड इंप्योरिटीज। तो अपन ये मेथड ना, मतलब सेवरल टाइम से उसको रिपीट करेंगे, वापस फिर से जो इम्प्योरिटी रह गया, फिर वो इम्प्योरिटीज रह गया, फिर और थोड़ा, तो ऐसे सेवरल टाइम्स करने के बाद क्या होगा, सारा इम्प्योरिटीज एक जगह आके कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, और हम फिर वो पार्ट को कट करो और फेंक दो, ये आपका प्योर मेटल, दैट इज कॉल्ड जोन मेटल। मतलब उसमें ये प्रिंसिपल है कि भाई देखो, लिक्विड मेटल में इम्प्योरिटी का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो जहां भी वो मोबाइल हीटर जाएगा, वहां मेटल लिक्विड स्टेट में होगा, और वहां मेटल अगर लिक्विड स्टेट में होगा, तो इम्प्योरिटीज भी वो लिक्विड स्टेट के साथ धीरे 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 उसके साथ भागते रहेंगे। लास्ट में जाके, अब ऑब्वियसली बात है, हम उसको वहां कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे, वापस फिर रिपीट करेंगे, तो इम्प्योरिटीज एक एंड पे आके हाई कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे इम्प्योरिटीज का। सो वहां आके रुक जाएंगे, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, वहां उस पार्ट को आप निकाल दो, वो इम्प्योर पार्ट है, बाकी पार्ट जो होगा वो प्योर बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन। जोन रिफाइनिंग मेथड के बाद वी कैन राइट दैट, कुछ और भी मेथड्स अपन लिख सकते हैं, जैसे अपन लिखेंगे पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस वैसे तो हम कॉपर और टिन के लिए ही करते हैं, फॉर कॉपर एंड टिन, फॉर CuMsn। तो पोलिंग प्रोसेस ऐसे कुछ मतलब ज्यादा कुछ होता नहीं है। पोलिंग प्रोसेस इज carried for metals which have impurity is its metal oxide, अपना ही मेटल ऑक्साइड का impurity। तो अपन लेंगे एग्जांपल, जैसे कॉपर प्लस Cu2, इसमें ना कॉपर ऑक्साइड का impurity, ये impurity है, ये कॉपर है। तो अपन क्या करेंगे, पोलिंग प्रोसेस का मतलब हो गया कि एक बड़े से कंटेनर ले लेते हैं, कॉन्क्रीट वेजल ले लेते हैं अपन, और कॉन्क्रीट वेजल में इसमें ना कॉपर और वो ले लेते हैं, कॉपर प्लस कॉपर ऑक्साइड। तो इसका ना बैम्बू पोल्स जो होंगे, ग्रीन बैम्बू पोल्स से स्टरिंग करते हैं, स्टर्ड बाय ग्रीन बैम्बू पोल्स, है ना, स्टर्ड बाय ग्रीन बैम्बू पोल्स। तो इससे फायदा क्या, ये जो गर्म होगा ना बैम्बू पोल्स, एक तो बर्न नहीं करता, बैम्बू पोल्स जो होता है वो गर्म नहीं, मतलब गर्म होगा तो बर्न नहीं करेगा, तो इससे ना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, क्योंकि बर्न नहीं करेगा तो
CO2 नहीं बनेगी। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो अपन कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द बैम्बू पोल्स, और CO2 जो है वो क्या करेगा, वो कॉपर प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर बढ़ जाएगा और कॉपर बच जाएगा ना फिर तो, राइट। तो बने से पूलिंग प्रोसेस होता है। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ अपन लिख सकते हैं, दैट इज इसमें अपन लिख सकते हैं दैट इज फिर क्रोल्स मेथड। ऐसे क्रोल्स मेथड होता है। ये छोटे छोटे मेथड्स अपन को पता होने चाहिए, दैट्स ऑल। क्रोल्स मेथड में अपन क्या करते हैं कि भाई वैसे तो टाइटेनियम का क्लोराइड, जैसे अभी अपन ने लिखा था वैन आर टू मेथड, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बट TiCl को अपन क्रोल्स मेथड से क्या करते हैं, सोडियम या फिर मैग्नीशियम के साथ हीट कर देते हैं। इसमें ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, तो इसमें विल गेट द Ti, मतलब अपन को ना टाइटेनियम मिलेगा प्लस हैलाइड मिल जाएगा NaCl ऐसे, तो इसमें प्योर ये बन जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड अ क्रोल्स मेथड। फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज पार्कीज प्रोसेस। पार्कीज प्रोसेस, पार्कीज प्रोसेस में क्या होगा, ऐसे ना छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं तो अपन उनको लिख लेते हैं ऐसे। पार्कीज प्रोसेस में क्या लिखेंगे अपन, दैट इज विल से दैट सिल्वर जो होता है ना, आफ्टर साइनाइड प्रोसेस, आफ्टर साइनाइड प्रोसेस जो सिल्वर हमारे पास होता है, इसमें लेड इज प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटी, Pb एज इम्प्योरिटी। तो अपन क्या करेंगे, इसको ना एज इम्प्योरिटी होता है तो अपन कहेंगे Pb एज इम्प्योरिटी, तो अपन इसको ना पार्कीज प्रोसेस में क्या करता है, इसको जिंक के साथ हीट करता है, तो इसमें सिल्वर और जिंक बनता है प्लस लेड बनेगा, ये हमारे बन जाएगा इन लिक्विड स्टेट। वैसे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन क्या करेंगे, इसमें मेरे पास Pb प्लस H है, आप इसमें जिंक ऐड कर लो और फिर इसको हीट करो, आप जैसे हीट किया तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे बना देंगे, ये ऐसे आ जाएगा, Pb इधर होगा, ये सॉलिड है, Pb सॉलिड, और ये जो होता है सिल्वर और जिंक का एलॉय बन जाएगा। सिल्वर इज 300 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन जिंक देन लेड, तो सॉल्युबल हो जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, इन लिक्विड फॉर्म। तो सिल्वर इज 300 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन जिंक देन लेड, 300 टाइम्स मोर soluble in Zn, वो 300 टाइम ज्यादा soluble है Zn में। अब अपन इसको क्या करेंगे, लिक्विड को सेपरेट कर लेंगे, लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम Pb। अब अपन को एक बात पता है, जिंक का वेरी फर्स्ट मेथड क्या लिखा था अपन ने, डिस्टिलेशन। जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी लो, जिंक को वेपराइज कर देंगे, प्योर सिल्वर मिल गया। हीट करो, वी गेट Ag प्लस जिंक का वेपर, ये मिलेगा, जिंक गॉट वेपराइज, जिंक का अपन को क्या मिलेगा, वेपर्स मिल जाएगा, तो वी गॉट दैट पार्कीज मेथड। Next, we can write that parting process. Next, we can write is parting process. वैसे पार्टिंग प्रोसेस का मतलब हो गया कि भाई आप खुद ही बोल रहे हो उसको कि दो पार्ट में डिवाइड करना, इन अ मिक्सचर ऑफ
two or more metals. One of the metal is insoluble in the added solvent. तो अपन ने उसको पार्टिंग कर लिया. एग्जाम्पल, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों ही साइनेट प्रोसेस से होते हैं. आर पार्टेड बाय, मतलब पार्टीशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड एचएन. गोल्ड तो रिएक्ट करता नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. ओनली सिल्वर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, reacts with concentrated HNO3 to form AgNO3. और क्या बनाएगा? तो अच्छा ठीक है भाई, पार्टिंग का मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देना, तो उसको अपन पार्टिंग प्रोसेस कहते हैं. और जनरली अपन जो पार्टिंग करते हैं वो किससे करता है? एसिड से. तो उसमें मोस्टली जो एसिड यूज होता है ना, वो या तो जिंक होता है या फिर H2SO4 होता है पार्टिंग के लिए. ये पार्टिंग प्रोसेस. देन समटाइम इट मे बी पॉसिबल कि हमको क्यूपलेशन की बात करना पड़े. क्यूपलेशन की बात कर लेते हैं. क्यूपलेशन भी रिफाइनिंग मेथड है, so we can write that the refining method for cupellation. तो अपन क्या करेंगे, क्यूपल, अब क्यूपल का मतलब होता है, उसका भी मतलब भट्टी होता है. क्यूपल मतलब वेरी हाई टेम्परेचर पे अपन मेटल को या ओर को हीट करेंगे. क्यूपल एक मतलब फर्नेस होगा अभी कंसेप्ट. तो metals and their alloys are heated in a furnace, उसी को अपन क्यूपल बोलते हैं. So that most of the metals are sublimized in form of their oxides. But the inert metals, inert लिख सकते हैं या फिर noble metals भी लिख सकते हैं. Inert or noble metals will remain in the cupel, जो ऑक्साइड नहीं बनाते इन क्यूपल. बस यही होता है क्यूपलेशन. तो अपन कहेंगे कि भाई क्यूपलेशन में किसको, अब इनर्ट और नोबल मेटल तो अपन को पता है, तो एग्जांपल अपन लिख सकते हैं इसमें. गोल्ड एंड सिल्वर are can be separated from other metals like zinc, lead, other metals like zinc, lead, etc. कर सकते हैं, है ना. कॉपर, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक एक्सेट्रा, इन सबसे अपन सेपरेट कर सकते हैं इनर के ऊपर. तो वैसे तो अपन ने लिखा ही था कि भाई मिक्सचर ऑफ मेटल्स होगा, और उनमें से जो नेटिव मेटल या इनर्ट मेटल होंगे वो ऑक्साइड नहीं बनाते तो वो रह जाएंगे, बाकी जो ऑक्साइड बना सकते हैं दे विल सब्लिमाइज इन फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड्स. ये अपने पास क्यूपलेशन प्रोसेस है. सो दिस इज अबाउट द क्यूपलेशन प्रोसेस जो अपन को चाहिए. अब अमालगमेशन भी बोल सकते हैं अपन.
Amalgamation, we can say that all electropositive metals have very high tendency to form amalgams, have very high tendency to form amalgams. So metals like sodium, potassium, magnesium, कैल्शियम, राइट है, एक्सेट्रा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर aqueous solution on electrolysis by using amalgams, electrodes, by using amalgam cathode. ये अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस में भी पढ़ा था, इवन अपन ने तो क्वेश्चन भी लिखा था इसमें, बताओ अगर 12% बाय मास ऑफ जिंक अमलगम बनाना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, उस टाइप से अपन ने एक कंसेप्ट में लिखा है. दूसरा वी कैन राइट दैट, एक और लिख लेते हैं अपन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में अपन क्या करते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट कैथोड प्योर मेटल से बनाते हैं, एनोड इम्प्योर मेटल से बनाते हैं. फॉर मेटल्स which can be deposited from their aqueous solution, from their aqueous solution, aqueous solution. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा तो अपन मोल्टन स्टेट लेंगे, बट फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल पहले आपको, क्योंकि ये पार्ट अपन ने पढ़ा हुआ है इसलिए अपन को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी. भाई अपन को ये पता है कि जो मेटल का एसआरपी वैल्यू वाटर से ज्यादा होगा उसका तो एक्वस सोल्यूशन ले लो आप, है ना. ये एनोड और कैथोड हो गया. जैसे अपन को पता है ना इम्प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर ऐसे पढ़ा हुआ है. कॉपर सल्फेट ले लेता हूं, एक्वस सोल्यूशन, तो अपन को पता था इसमें कॉपर यहाँ डिपॉजिट होगा, वाटर का रिएक्शन यहाँ. वाटर का रिएक्शन क्या, अगर इम्प्योर कॉपर लिया हुआ है तो कॉपर का रिएक्शन होगा. सो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर डजंट चेंज. अपन ने एसआरपी वैल्यू, एसओपी वैल्यू देखा था ना, तो उससे पढ़ा हुआ है अपन ने एसओपी वैल्यूज. डिस्टिलेशन में मेटल वेपराइज हो जाएगा, राइट. ये अपने पास की, तो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात कर रहा था. तो इसमें ना जब ये इम्प्योर कॉपर होता है ना, तो इम्प्योर कॉपर में अपन ने ऐसे पढ़ा हुआ था कि जितना मेटल यहां डिपॉजिट होगा उतना ही कॉपर यहां से डिसॉल्व भी होगा, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है. जितना कॉपर डिपॉजिट होगा उतना ही कॉपर यहां डिसॉल्व होगा. अगर सिल्वर नाइट्रेट होता तो अपन कहते हैं सिल्वर, प्योर सिल्वर ले लो, इम्प्योर सिल्वर ले लो. तो जितना सिल्वर डिपॉजिट होता उतना ही सिल्वर, इम्प्योर सिल्वर इसमें डिसॉल्व हो जाता है. एसओपी सिल्वर का काफी ज्यादा होता है.
किसी ने अपन से ये भी पूछा था क्वेश्चन में कि ग्रीन बेम्बू बेम्बू से सीओ कैसे निकलता है। अबे ग्रीन बेम्बू मतलब कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो सेलुलोज हो गया ना, बेम्बू मतलब सेलुलोज, और सेलुलोज को हीट करेगा तो क्या निकलेगा, वाटर वेपर्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। अब मेरा मतलब था कि अगर मान लो यहाँ कॉपर 10 ग्राम डिपॉजिट हुआ यहां से, तो यहां पर जो मास कॉपर का डिजोल्व होगा तो 10 ग्राम से ज्यादा होगा। वो क्यों? तो यहां पर जो मास डिसॉल्व होगा इम्प्योर इलेक्ट्रोड का, तो मास डिसॉल्व ऑफ इम्प्योर इलेक्ट्रोड थोड़ा ज्यादा होगा। रीजन, क्योंकि पूरा का पूरा प्योर थोड़ी है ये। कॉपर 10 ग्राम डिपॉजिट हो गया तो इसमें से 10 ग्राम कॉपर निकालने के लिए थोड़ा इम्प्योरिटी भी तो साथ में आएगा। तो अपन ने ये इलेक्ट्रोड पे 10 ग्राम डिपॉजिट हुआ तो अपन कहेंगे कॉपर आयन तो 10 ग्राम के बराबर ही डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोड का मास थोड़ा ज्यादा डिसॉल्व होगा क्योंकि उसमें से इम्प्योरिटी भी तो गिरेगा। ये इम्प्योरिटीज होगा। इस इम्प्योरिटी को अपन कहते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं इम्प्योरिटी को? एनोड मड। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, दिखेगा। इसको अपन कहते हैं एनोड मड। और कॉपर में जो एनोड मड होगा ना, वो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस टाइप का मड होगा। और अगर सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइसिस करता तो मैं कहता कि गोल्ड और प्लेटिनम एनोड मड होगा, और अगर गोल्ड का करता तो उसमें प्लेटिनम एनोड मड होता। मतलब कॉपर सस्ता मेटल था, सस्ते वाले मेटल में महंगे वाले मड होते हैं। अगर सिल्वर का करते तो कॉपर आता क्या? नहीं, कॉपर नहीं होता एनोड मड, गोल्ड और प्लेटिनम होता है। ठीक है, तो अगर अपन से एनोड मड पूछेंगे तो बता देंगे, मेटल बताओ कौन सा है महंगे वाले मेटल, एनोड मड। ठीक है, तो ये एनोड मड वाला पार्ट ध्यान रखना, वो सस्ता महंगा वाला। और मतलब अपन से क्वेश्चन काफी टाइम पूछते हैं। बट फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स like sodium, potassium, calcium, etc., aluminium, zinc, whose SRP is less than what? Is electrolyzed in molten state. इनका अपन को molten state में करना होता है electrolysis. They are highly electropositive, लेकिन इनको molten state. ये अपन ने प्योरिफिकेशन किया एंड द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब रिफाइनिंग के बाद तो अब मेटलर्जी पढ़ते हैं ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी की बात करते हैं मेटल्स की, ये लिख लो, फिर अपन मेटलर्जी की बात करते हैं मेटल्स, जो अपने सिलेबस में अपन उन्हीं मेटल की बात करेंगे। फिर थोड़ा बहुत वो भी पढ़ लेंगे जो सिलेबस में नहीं है। इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन ना मेटलर्जी बात करते हैं, क्योंकि अब तो अपन को सारा कुछ पता है, आपने वो फ्लो चार्ट तो कंप्लीट कर लिया। अब बताओ आप क्या करना है उसमें।
तो अब फ्लो चार्ट के अलावा अपन क्या करेंगे, जिन मेटल का मेटलर्जी अपने सिलेबस में है, अभी खत्म नहीं हुआ पूरा मेटलर्जी, वो मेटल के, क्योंकि कुछ टर्म्स अभी भी बचे हुए हैं मेटलर्जी का, वो टर्म्स मैं तभी बताऊंगा जब अपन मेटल का मेटलर्जी करेंगे। तो कुछ मेटल के अपन मेटलर्जी पढ़ते हैं। अब अपन पहले पढ़ते हैं मेटलर्जी ऑफ जिंक। एक तो वो अपने सिलेबस में मेटलर्जी ऑफ जिंक। तो अपन पहले क्या लिखेंगे, मेन और ZnS। अब आप जिंक कार्बोनेट भी लिख सकते हो उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं, कैलामाइन। अदर कैलामाइन ZnC, ऐसे लिखते हैं। क्या करेंगे, इसको सल्फाइड हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा सा वेसल, पानी डालो, फैटी एसिड डालो, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड तो अपन को पता है क्या होता है, बड़े से वेसल में पानी है, फिर फ्रोथ जनरेट करो, पोटेशियम इथाइल जेंटेट या फिर फैटी एसिड मतलब साबुन, या ऑयल से पाइन ऑयल डाल दो आप, और एयर ब्लो, तो फ्रोथ जनरेट हो गया। फ्रोथ को स्टेबलाइज कर लो क्रिसल और एनिलीन से, फिर और मतलब उसको एयर ब्लो करो ताकि जो सल्फाइड है वो पोटेशियम एंथाइल जेंटेट पे ऊपर स्टिक होकर ऊपर आ जाए फ्रोथ में। फ्रोथ को हटाते रहो, स्किम्ड ऑफ करते रहो, उसमें सारा सल्फाइड आ जाए। अब क्या करें, कंसंट्रेशन हो गया तो ड्राई कर लेता है, तो अपन कहेंगे ठीक है, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, इनटू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग। अब अपन को एक बात पता है कि अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो मैं इसमें कैल्सिनेशन भी बता सकता हूं, क्योंकि आपने फ्रोथ फ्लोटेशन में उसको वेट हो गया था अपना जो सल्फाइड हो गया, सुखाने के लिए कैल्सिनेशन कर सकते हैं, पानी को हटाने के लिए। लेकिन अगर अपन से कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोसेस, तो अपन यही कहेंगे, मेन और फ्रोथ फ्लोटेशन, रोस्टिंग, ऑक्साइड में आ गया, अब रिडक्शन। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, रोस्टिंग किया, तो रोस्टिंग कैसे करेंगे अपन, तो कहेंगे भाई जिंक सल्फाइड है। अब वो मेथड तो लिखने की जरूरत नहीं थी, अपन इसको देख लेते हैं। जिंक सल्फाइड है, O2 के साथ रिएक्ट करोगे तो मैं जिंक ऑक्साइड बना दूंगा और SO2 बना दूंगा, एयर के प्रेजेंस में रोस्टिंग होती है। अपन कहेंगे फिर जिंक ऑक्साइड है, इसमें ZnS और डाल देते हैं तो सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना, ये इसको अपन ऐसे रहने देते हैं। अब अपन लिखते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, फोर्थ पॉइंट, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। भाई ये स्टेप हो गए अपने लिए, इसको अपन स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, आपने ZnS लिया था प्लस O2 करता हूं और ये ZnO में कन्वर्ट हुआ प्लस SO2 हो गया, तो ZnO जो होगा इसको वापस ZnS मतलब सेल्फ रिडक्शन करवा देते हैं भाई, SO2 ऐसे हो गया अपने पास सेल्फ रिडक्शन। सल्फाइड के लिए तो बताया था आपने सेल्फ रिडक्शन, तो कर दिया मैंने। अपन कहेंगे सेल्फ रिडक्शन में, क्योंकि हमको ये जो ऑक्सीडेशन करेंगे ये तो रबर बैटरी फर्नेस में होगा, इसमें टेम्परेचर यूज भी किया 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही बनेगा और लेस देन ही रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ हीट करना है जिंक सल्फाइड को।
So it will be around 500 degrees centigrade, and this will be greater than 800 degrees centigrade. तो ये मिल जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे भाई, इसमें अगर मैं सेल्फ रिडक्शन करूंगा तो इतने टेम्परेचर पे तो ये वेपराइज हो जाएगा, और इन दोनों के साथ बोथ आर इन गैसियस स्टेट, तो फिर इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। भाई मेटल को तो अपन ने इसका तो डिस्टिलेशन किया जाता है जिंक का, तो जिंक हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, सो अपन ये तो कर ही नहीं सकते जिंक के लिए, बिकॉज जिंक हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, Zn has very low melting point। भाई जिंक ऑक्साइड तो ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्म में था तो 500 डिग्री तक कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन सिर्फ जिंक, उसका तो मेल्टिंग पॉइंट 500 से भी कम होगा, तो फिर चेंज करो रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड कार्बन रिडक्शन या कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में से किसी से भी रिड्यूस कर सकते हो। ये जिंक में कन्वर्ट होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड, और या फिर अपन कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते। तो अगर कार्बन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दूंगा, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑलरेडी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दूंगा, दोनों से ही रिएक्शन हो सकता है। लेकिन रिडक्शन में ये यूज नहीं हो सकता सेल्फ रिडक्शन, क्योंकि सेल्फ रिडक्शन ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, और ये रिडक्शन इट विल बी एट लो टेम्परेचर। ये कर सकता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Zn में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अपन को मिल जाएगा। अब अपन इसका और कोई प्यूरिफिकेशन करना है तो अपन कहेंगे डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई कर लेंगे। ये तो गैस में एस्केप कर गया, जिंक बच गया, एस्केप कर गया, जिंक बच गया, देन विल राइट द प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन बाय डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये मेथड है जो अपन को यूज करना होता है जिंक के लिए, बेस्ट मेथड जो होगा। जिंक and tin oxide are reduced by कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई टिन तो पहले से ही होता है ऑक्साइड में, दैट इज कैसेटोराइट, तो इनका रिडक्शन किससे होता है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से। मिनरल ऑफ SnS कैसेटोराइट, SnO2, और इंप्योरिटी उसमें क्या होता है, वोल्फ्रामाइट, ये तो मैंने लिखा था, ये इंप्योरिटी। वैसे टिन के भी ना काफी सारे टाइप, अल्फा टिन, बीटा टिन ऐसे, बट एक ब्लैक टिन भी होता है, ये तो ग्रे कलर का होता है, लेकिन अपन ब्लैक टिन भी लिख सकते हैं। ब्लैक टिन कंटेन 60 to 70% टिन, काफी इंप्योर होता है, दैट इज कॉल्ड द ब्लैक टिन। और टिन इजीली ऑक्सीडाइज भी हो जाता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इजीली टिन ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, इसलिए अपन को क्या करना होता है, उसे लो टेम्परेचर पे ही रखना होता है। मतलब टिन जो है वो अगर एक्सपोज भी रहेगा तो सरफेस पे ऑक्साइड बना लेगा, है ना। मेरे ख्याल से अगर आपने कभी बैटल ऑफ वाटरलू पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि वो वाटरलू मतलब नेपोलियन वो जो है उसका बोनापार्ट का जो आर्मी था वो क्यों हार गया था रशियन बॉर्डर पे, है ना। बिकॉज उनके जो मतलब बटन थे उसके अपने जैकेट्स के वो टिन से बने हुए थे, तो वहां पर ऑक्सीजन से वो ऑक्सीडाइज होकर वो टूट गए सारे, तो वो ठंड की वजह से मर गए, जैसे अभी। चलो ठीक है, तो उस टाइप से हो गया, तो मतलब टिन से, इसलिए टिन का क्वेश्चन पूछ लेता है, और बैटल बैटल में काफी मतलब पूछ लेता है टिन का इंपॉर्टेंस, इसलिए मैंने आपको टिन के बारे में बताया।
फिर दूसरी बात ये कि अपन को ये वाला ना इम्प्योरिटी जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मेटल में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ठीक है सबको पता रहेगा। इम्प्योरिटी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो कौन सा और है जिसमें इम्प्योरिटी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो अपन से पूछ लेते हैं। दिस वाज द मेटलर्जी ऑफ टिन। अब अपन को ये सारे पार्ट पता थे ना अपन को क्या प्रोसेस करना है, इसलिए अपना जल्दी से मेटलर्जी हो गया। लेकिन हमेशा सभी मेटल में इतना जल्दी हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी काफी चीजें बची हुई हैं। चलो देखते हैं दूसरा। अपन दूसरा मेटल, ये तो मेटलर्जी ऑफ जिंक था, ठीक है भाई। अब दूसरे मेटल की बात करते हैं। दूसरे मेटल में अपन लिखते हैं दैट इज नेक्स्ट मेटल इज आयरन। तो अपन नेक्स्ट मेटल लिखते हैं आयरन। अब इसमें और मेन और पहले लिखते हैं। मेन और इज हेमेटाइट। इसका जो मेन और होता है वो हेमेटाइट होता है। ये मेन और है इसका। बाकी अपन को पता है लिमोनाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, आयरन का और अपन ने लिखा हुआ मेन और इज दिस। अब ये तो ऑक्साइड है तो कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन कैसे करें? अब आयरन है तो मैग्नेटिक सेपरेशन कर देते हैं ना, है ना। आयरन है तो मैग्नेटिक सेपरेशन कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ना हाइड्रोलिक वॉशिंग कर देते हैं, पानी से धो देते हैं। ऑक्साइड हो रहा है ना, हैवी होगा। कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन किससे करूं? तो अपन कहेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन आफ्टर, मैग्नेटिक सेपरेशन आफ्टर हाइड्रोलिक वॉशिंग। अपन को पता है हाइड्रोलिक वॉशिंग आप किसका करते हैं? कार्बनेट और ऑक्साइड और का। हैवी होते हैं ना वो, आपने बताया था उसको, ठीक है ना। तो अपन इसको कर दिया भाई। अब दूसरा, अब ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, वो बेल्ट वेल्ट बना के ऐसे डायग्राम बनाएंगे, स्कूल में नहीं है तो फिर बनाने का मतलब नहीं है। अब क्या? अब तो अपन कहेंगे तो पहले से ऑक्साइड है, कैल्सिनेशन कर लो। कैल्सिनेशन करेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ ऑक्साइड वगैरह बन गया हो, क्योंकि रस्टिंग तो होता ही है। तो हीट करके अपन उसको Fe2O3 बनाते हैं प्लस H2। अब ये तो भी और है, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज भी काफी हो गई। और आयरन है तो मिट्टी पत्थर तो हो गई होगा, सिलिकेट्स तो हो गई होंगे, इम्प्योर सिलिकेट्स। SiO2 इज इम्प्योरिटी। ये तो 100% होगा कि माइका हो, क्ले हो, केओलिन हो, फेल्सपार हो, सभी जगह सिलिकेट्स तो होते ही है। और एल्यूमिनियम के जितने भी हो रहे हैं सब में सिलिकेट्स है और Fe2O3। कुछ एक पार्ट होता है जहां नहीं होता, तो अभी एल्यूमिनियम में देखेंगे अपन। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमने इसका रोस्टिंग कर लिया, अब क्या करें? अब रिडक्शन मेटेरियल, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अपन उसको बोलते हैं, या तो आप उसे रिडक्शन बोलो या फिर स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। तो अब अपन इसका स्मेल्टिंग या रिडक्शन करेंगे, तो चलो देखते हैं। इन अ ब्लास्ट फर्नेस, कहां करेंगे? ब्लास्ट फर्नेस कैन होल्ड टेम्परेचर अप टू 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब इतना तो कर ही लेते हैं। 2200 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत हाई टेम्परेचर होल्ड कर सकता है। तो अपन ब्लास्ट फर्नेस को बना लेते हैं। कैसे होता है, थोड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस बना लेंगे, कभी मतलब बहुत याद रहेगा इसलिए अपन उसको बना लेते हैं।
तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। बल्कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी डालना आता है, ठीक है, प्लस कार्बन भी, कार्बन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर होता है 500 डिग्री टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर टेम्परेचर होता है दैट इज अबाउट 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू दैट इज 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर टेम्परेचर होता है नीचे, और उसके नीचे आओगे तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ज्यादा हो सकता है। ये टेम्परेचर रेंज। यहां पर मेरे पास लिक्विड एफी है, यहां से अपने को स्लैग मिलने वाला है, slag will be floating on this, ऐसे स्लैग मिलने वाला है। अब अपन बात करते हैं भाई, ठीक है, एक तो अपन लिखते हैं कि भाई एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड होने क्या वाला है, एक वो पार्ट। तो अपन लिखेंगे भाई अपने पास है Fe2O3, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये बनाएगा Fe3O4 प्लस CO2, फिर Fe3O4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड विल गेट कन्वर्ट इनटू FeO प्लस CO2, FeO plus CO2 that is CO will get converted into Fe plus CO2, ये बनेगा प्रोसेस। दूसरा अपन लिख लेंगे भाई एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा होगा, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होकर 1000 डिग्री पे कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 बनाता है, और फिर CO2 जो है वो कार्बन के साथ जो अपन यहाँ ऐड कर रहे हैं कार्बन, उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, जो कि अपन यहाँ यूज कर रहे हैं। मतलब इस टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया, ये वाला जो और के रिएक्शन, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कि अपन ने यहाँ पर एक ऐसे ना नेट लगा रखा है, जिससे कि जो बड़े कंपाउंड्स हैं वो नीचे ना करें, है ना, अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमने एक ऐसे नेट लगा रखा है, ये नेट लगा रखा है, सो दैट कि मतलब बड़े कंपाउंड जिसमें ना आए, वो मेल्ट करके ही अंदर आए, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हो रहा होता है, और बाकी बचा हुआ 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वी कैन राइट लाइक दिस 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तो FeO या एनी ऑफ द आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कोई भी होगा ना, वो कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से Fe में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस CO2, राइट, वो वहां बचेगा नहीं। और फिर क्या होगा एट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाँ बिल्कुल वहां पर स्लैग लिखा हुआ है, ठीक है। और 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे और क्या होगा, एक तो सारा का सारा आयरन जो है वो ऑक्साइड में आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अपन कहेंगे वहां पर क्या होता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है ना, ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है SiO2 से टू फॉर्म CaSiO3,
ये बनता है वहां पर। ये जो CaSiO3 बनता है इसको अपन कहते हैं स्लैग। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने स्लैग लिखा, अब ये स्लैग मतलब करें क्या इसको, ये देखते हैं। स्लैग जो बनेगा दैट इज जनरली यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री। स्लैग यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। इसलिए जब भी जहां भी आयरन ओर का इंडस्ट्री होता है वहां सीमेंट इंडस्ट्री जरूर होता है, क्योंकि वो स्लैग को सेपरेट करने के लिए चाहिए होता है। वो उसका जो वेस्ट पार्ट होता है आयरन इंडस्ट्री का, वो सीमेंट वगैरह बनाने के काम आता है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर स्लैग की बात कर लेते हैं। स्लैग इट इज अ लाइटर molten mass of silicates which floats on molten metal and also protect metal and also protect metal to react with air and convert into oxide impurity। वरना क्या होगा, मेटल जो है ना वो अगर एयर से रिएक्ट कर जाएगा तो उसका ऑक्साइड इंप्योरिटी भी बनेगा, फिर अपन ने जैसे पोलिंग प्रोसेस से निकाला था, राइट। अब अगर देखा जाए तो ये एसिड था और ये बेस था, ये इंप्योरिटी था, तो अपन कहेंगे ये मेरे लिए उस इंप्योरिटी को हटाने वाला मतलब फ्लक्स था। तो अब मैं टर्म यूज कर रहा हूं फ्लक्स। इट इज यूज टू रिमूव द इंप्योरिटीज, यूज्ड टू रिमूव इंप्योरिटी। अगर एसिडिक इंप्योरिटी है, एसिडिक इंप्योरिटी है, अगर इंप्योरिटी एसिडिक है तो मैं फ्लक्स यूज करूंगा बेसिक, तो मेरे बनेगा स्लैग। और अगर बेसिक इंप्योरिटी है, अगर बेसिक इंप्योरिटी है, अगर बेसिक इंप्योरिटी है तो मैं फ्लक्स यूज करूंगा एसिडिक और मुझे बनेगा स्लैग। अब दोनों वाइस वर्सा होते हैं। मैं एक बार आपको लिख देता हूं इंप्योरिटीज क्या होता है। ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है स्लैग। मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये तो आपने लिख लिया। आयरन और पहले से ही ऑक्साइड था, तो मैं लिख लेता भाई एसिडिक इंप्योरिटी, SiO2, P2O5, SO3, AS2O3 एक्सेट्रा। बेसिक इंप्योरिटी, तो अपन लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, FeO, MgO, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, एक्सेट्रा। तो जैसे आपने बेसिक फ्लक्स यूज किया एसिडिक इंप्योरिटी के लिए, मतलब ये इंप्योरिटी है तो ये फ्लक्स हो गया, ये इंप्योरिटी है तो ये फ्लक्स हो गया, बस। मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं, मेरे पास सपोज FeO इंप्योरिटी है, तो मैं
3 फ्लक्स, जैसे जनरली अपन फ्लक्स जो यूज करते हैं वो SiO2 को यूज करना है क्योंकि वो मॉल्टन मास होता है। तो मैं इसमें यूज कर लूंगा, दैट इज नो डाउट फॉर अस, दैट इज विल राइट, दैट इज FeSiO3। ये अपने पास स्लैग आ गया, ये फ्लक्स है, वो तो लिखा ही था। और अगर SiO2 इंप्योरिटी है तो मैं FeO को फ्लक्स लगा दूंगा, तब भी यही बनेगा मेरे पास। तो बड़ा अच्छा है फिर, मतलब जिसमें एक इंप्योरिटी एसिडिक है दूसरे का फ्लक्स हो गया, वो दूसरा उसमें इंप्योरिटी है उस दूसरा वाला उसका फ्लक्स हो गया, बड़ा इजी हो गया, है ना। तो बड़ा इजी हो गया हमारे लिए फ्लक्स और वो बताना। तो मैंने आपको फ्लक्स का रोल, इंप्योरिटी को हटाना, आपको बताना पड़ेगा इंप्योरिटी का नेचर क्या है। और स्लैग क्या होता है, मोल्टन मास, नो मेल्टिंग पॉइंट। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मेटल को, राइट। अपन को पता चल गया कि भाई क्या प्रोटेक्ट करता है, मतलब कैसे वो फ्लक्स का जनरली रोल वगैरह टाइप का भी अपन को पता चल गया, ये हम उसे क्या बता सकते हैं। अब अपन कहेंगे जो आयरन यहां से मिलेगा ना, जो आयरन यहां से मिलेगा, अब वो प्योर तो होगा नहीं, क्यों, इतना सारा आप कार्बन कार्बन उसमें डाल रहे हो, कुछ तो उस जाली से नीचे गिर ही जाएगा ना से, तो ये इम्प्योर होगा विथ 4% कार्बन एटम। इसमें 4% कार्बन होता है, सो दिस आयरन इज कॉल्ड गंदा वाला आयरन, मतलब पिग आयरन। तो जो आयरन बना ना उसको अपन बोलेंगे पिग आयरन, जो यहां से आयरन मिलेगा। लेकिन अपन ने ना नया वर्ड सीखा, क्या, स्लैग और फ्लक्स क्या होता है। ये इंप्योरिटी है, इनमें से किसी को भी स्लैग बना लो, इनमें से किसी को भी फ्लक्स बना लो, इनमें से कोई भी इंप्योरिटी है उनमें से किसी को भी फ्लक्स बना लो, वाइस वर्सा, दोनों मिला के स्लैग बनाएंगे, जो कि एक लाइटर मटेरियल होगा, जिससे कि वो फ्लोट करेगा मेटल के ऊपर ड्यू टू द डिफरेंस इन द ग्रेविटी, और वो अपन हटा सकते हैं, उसको स्किम्ड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आयरन अपन को मिला, दैट इज कॉल्ड पिग आयरन, जैसे अपन ने लिखा, उसमें 4% कार्बन एटम है, सो विल राइट दैट लिख लिया। तो अपन को मिलेगा Fe which contain 4% कार्बन, दिस इज अ पिग आयरन। अब पिग आयरन होगा तो इसको अपन हीट करेंगे इन कार्बन एंड एयर, मतलब इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसे हॉट एयर में अपन हीट कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं हीटिंग इन हॉट एयर, इन हॉट एयर। तो इसमें से जो कुछ कार्बन होगा ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ा सा इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कम हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन 3% हो जाएगा। अब जो 3% कार्बन होता है ना, तो उसको अपन कहते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है वो काफी हार्ड और ब्रिटल होता है, जो अपन बिल्डिंग मटेरियल्स में आयरन यूज करते हैं ना, वो कास्ट आयरन होता है।
अब कास्ट आयरन को अपन क्या करेंगे, दिस इज हीटेड इन अ फर्नेस, विथ, अभी ना जो भी फर्नेस अपन बनाते हैं ना, उस फर्नेस को ना ऐसे नहीं होता कि मेटल से फर्नेस बना दिया, उसके अंदर ना अपन को कोई ऐसा मटेरियल लगाना होता है जो वेरी हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सके। वो कॉपर के उसमें, जैसे आयरन में आपको ये बता दिया ना, स्लैग और फ्लक्स, कुछ नया टर्म यूज कर लिया। तो वो, अब मैं आपको फर्नेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अपन कॉपर वाले में पढ़ेंगे, मतलब वहां फर्नेस के बारे में अपन को सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। फर्नेस बनाते कैसे हैं, कैसे उनको मॉडिफाई करते हैं, कैसे वो टेम्परेचर होल्ड करते हैं, क्या क्या बोलना पड़ेगा वो बताऊंगा मैं। इन अ फर्नेस विथ Fe2O3 लाइनिंग। अब ये लाइनिंग का मतलब होता है कि जो फर्नेस मैंने बनाया था ना, इसके अंदर Fe2O3 का एक इधर ना अच्छा सा मतलब थिक लाइनिंग कर देता है, उसको वहां स्टिक कर देता है, जैसे कारपेट स्टिक करते हैं ना, वैसे Fe2O3 कर देता है। तो ये जो Fe होगा, ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, मतलब अगर भाई कुछ इसमें अगर कार्बन बचा हुआ है तो वो इसके साथ भी रिएक्ट करेगा और अपन हीट करेंगे इसमें। तो इसमें जो आयरन बनेगा दैट हैज लेस देन 2% कार्बन, ये जो बनेगा इसको अपन कहते हैं रॉट आयरन। ये है आपका रॉट आयरन, और रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। 100% प्योर तो अपन वैसे भी नहीं बना सकते। तो रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ऐसा नहीं 100% नहीं बना सकते, तो बना सकते हैं बट उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। वो रॉट आयरन है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये अपन को आयरन मिल गया प्योर, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, जहां पर अपन लिख सकते हैं Fe2O3। यहां पर आप कार्बन से बहुत हाई टेम्परेचर पे Fe बना रहे हो और CO2 बना रहे हो, लाइक दैट वी कैन राइट। तो यहां पर अपन को रॉट आयरन मिलेगा, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। लेकिन रॉट आयरन किसी काम का नहीं होता, हार्डनेस होता नहीं, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बिल्डिंग वगैरह बना नहीं सकते अपन उससे, क्योंकि वो तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन अगर प्योर बनाना है तो अपन बना सकते हैं। तो ये आपका आयरन का मेटलर्जी। अब आपका कॉपर का मेटलर्जी बचा हुआ है, अपन उसे नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो इट विल नॉट टेक टाइम, क्योंकि उसमें कॉपर के मेटलर्जी में मुझे थोड़ा सा ही आपको बताना पड़ेगा, और उसके बाद एक दो नए टर्म्स और यूज होंगे अपने। तो और उसके बाद एक आध और मेटलर्जी पढ़ लेंगे, जैसे डाउस प्रोसेस वगैरह मैग्नीशियम के लिए पूछ लेते हैं, तो उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आई विल से हार्डली अपन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल बी हाफ एन आवर और इट विल बी 1 आवर, 1 आवर से ज्यादा नहीं लगेगा। टुमारो वी आर हैविंग क्लास।